सर वो मेरी बात हो गई थी और पूरे नहीं हाफ ज्योग्राफी ये कब है। हाँ पहुंचे थे हम लोग लास्ट टाइम पे, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहाँ तक पहुंचे इसका। अच्छा अच्छा, एयर ब्रीदिंग, ओके। चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइट सिस्टम, ठीक है। आज मैं थोड़ा कम ड्यूरेशन का क्लास लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा एक अर्जेंट काम है, इसलिए थोड़ा कम ड्यूरेशन, इसलिए टॉपिक स्मॉल सा है, ठीक है। ये एक मेजर चंक टॉपिक होगा, उसके बाद ऑलमोस्ट तुम्हारा स्पेस खत्म हो जाएगा। कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे दैट आई विल कवर, ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर्स ऑनली, ठीक है। बट इसके बाद तुम्हारा स्पेस, ओ सॉरी ये लगाना था ना। ओके, सो ये मेजर चंक ऑफ टॉपिक है, ठीक है। सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये स्पेस में लास्ट टॉपिक होगा ऑलमोस्ट तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, आई विल टेक दोज टॉपिक्स ड्यूरिंग द क्लास ऑनली, ओके। बट इसके बाद तुम्हारा स्पेस खत्म हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एनर्जी, विच आई हैव रोट। एनर्जी हम स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, ऑलमोस्ट। क्योंकि स्पेस, अच्छा ये बताओ, अभी तक जो क्लासेस हुई हैं समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक? कोई इशू, किसी तरह का डाउट है और एनीथिंग? अभी तक जो जितने भी टॉपिक हुए हैं, ऐसा नहीं है मैं मतलब आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एनर्जी भी क्लासेस लूंगा, देन ऑल्सो यू कैन आस्क इट, ओके। तो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे अब यहाँ से आप जाते हो, ठीक है, घर पे, तो उसी दिन रिवाइज कर लोगे ना, तो बेटर ये आपके लिए, हाँ बेटर ये रहेगा ना, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग रखोगे ना, तो फिर ऐसा होने लगता है कि वो डिले होने लगता है, एक वो पूरा बैकलॉग लगने लगता है और फिर चीजें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप जिस दिन जाओ सेम डे आप घर पे जाके रिवाइज कर लो चीजों को, ठीक है। हाँ एक ही अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ना, ये उड़ीसा पे, वहां से भी छोड़ा था, लेकिन वो अभी फुल्ली प्रिपेयर नहीं हुआ है, उस पर काम ही चल रहा है, ठीक है। सारे रॉकेट्स हाँ हाँ। हम्म। हाँ, और सतीश धवन दोनों एक ही है, एक ही जगह पे पड़ते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था मैप पे आप एक बार लोकेट करके इन चीजों को देखो, ठीक है। हाँ अब्दुल कलाम वाला जो है ना, वो उड़ीसा में लोकेटेड, लेकिन फुल फ्लेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो, ठीक है। उस पर बहुत सारे है, लेकिन उस पर पूरी तरह से अभी मतलब उसको एज ए मिसाइल सेंटर भी ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने जो आपको बताया था ना, ये देखो लोकेशन जो होता है ना, मैटर ये नहीं करता, आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछेगी सतीश धवन कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। मैटर ये करता है जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ईस्ट कोस्ट पे क्यों लोकेटेड होता है, उसके मैंने आपको रीजन लिखाए थे। फिर मैंने आपको ये रीजन बताया था कि जो इक्वेटर के पास क्यों होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देखने चाहिए। ये जो आपको मैंने बताया ना लोकेशन, ठीक है, इनका आपको मेजरली काम ये होगा कि आप मैप पे लोकेट करो, ठीक है। जो भी अब्दुल कलाम वाला जो आपने बताया ना उड़ीसा पे है, ठीक है, उसका अभी मेनली पर्पस है मिसाइल लॉन्चेस वगैरह के लिए, ठीक है। अभी स्पेस के लिए फुल्ली वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, ठीक है।
और जो तूतुकुड़ी वाला मैंने आपको बताया था वो SSLV के लिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए स्पेशली वो डिजाइन किया गया है, ठीक है। उसका काम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ही है, ठीक है। अभी उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। एक और बात चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब करंट अफेयर्स की चीजें। अभी जब तक ये चीज कॉन्क्रेटाइज ना हो जाए ना, तब तक आपको इन चीजों के बारे में इतना कंसर्न नहीं होना है, ठीक है। अभी एक चीज जैसे चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, ठीक है, तो उस पर बात चल रही है। अभी चंद्रयान 3 के बारे में बस इतना पता चला है कि एक इंडिया का प्रोजेक्ट होगा चंद्रयान 3, और इंडिया इसको लॉन्च करेगी। अभी क्या लॉन्च होगा, क्या होगा, कैसे होगा, दीज थिंग्स आर नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। और जो भी चीजें आपको कंक्रीट फॉर्म में ना मिले, गवर्नमेंट साइट्स पे ना मिले, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना इज नॉट वर्थ, ठीक है। क्योंकि आपको वही चीजें इस प्रिपरेशन में देखनी है, क्योंकि पिक एंड प्लग वाली बात है। आपको जो चीजें गवर्नमेंट दिखा रहा है कि ये चीजें हमने की है, उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और रही बात जैसे, हाँ बताओ। RS-275 बता रहा है, ओके। मैं फैक्चुअली चेक कर लूंगा। मैं देखो, मैंने जो, हाँ, अब मैं जो भी फैक्ट आपको लिखा हो ना, मैंने इसरो की वेबसाइट से उठाई है, ठीक है। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, देन आफ्टर दैट आपने फर्स्ट निकी अपाची ना, जो यूएस वाला था, ओके। अब मैं वो आपका जो फैक्ट्स है ना, वो जो भी मैंने उठाया वो स्टैंडर्ड साइट से उठाई है, ठीक है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, आप मुझे बताओ निकी। हाँ, GSLV MK3 में, उसमें कितने स्टेप ऑन मोटर्स है? अच्छा, तो मैंने कितना लिखा था? एक लिखा था मैंने, एक ही मोटर मैंने लिखा था GSLV Mark 3 में। आपने एक ही लिखवाया था, ये कह रही दो है। मैं एक मोटर लिखवाया था GSLV में, MK3 में, ओके। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। 1 मिनट मुझे टाइम देना, मैं थोड़ा चेक करके फिर आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। और क्या बोल, GSLV MK3 में एक स्ट्रैप ऑन मोटर्स मैंने बताया था, ठीक है। और किसमें बताया? 1963 लॉन्चिंग आप बता रहे हो, RS-75 लॉन्चिंग है, ठीक है। मैं एक बार, क्योंकि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन निकाला है वो इसरो की साइड से निकालना है, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लिख के आ, ठीक है। मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, ज्यादातर फोकस जो आपका होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे रखो, ठीक है, साइंस एंड टेक में। क्योंकि जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है आपके, जैसे आपने बताया ना, जैसे पेलोड की बात है, ठीक है, या स्ट्रैप ऑन मोटर्स की बात है, तो आपसे डायरेक्टली यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगा कि कितने लगे हैं। आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रैप ऑन मोटर्स का काम क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे PSLV है, ठीक है, तो PSLV में अगर स्ट्रैप ऑन मोटर लगे होते हैं तो क्यों लगे होते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि थ्रस्ट देना होता है, इनिशियल थ्रस्ट देना, तो वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्चुअल चीजें जो होती हैं वो आप कलेक्ट भी कर सकते हो, या जो भी मैं लिखा रहा हूँ, मैंने अपने सोर्सेस जो बताया आपको वहीं से मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी अगर इरर लगे तो आप मुझे कंफर्म करो, ठीक है। आई विल क्रॉस चेक इट, ओके। और उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो इट्स बेटर आप जैसे कर रहे हो ना, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ फैक्चुअली अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो गो एंड क्रॉस चेक इट। उससे होगा ये ना, अगर मैंने गलत भी लिखा है और आपने चेक किया, कुछ आपको सही लगा, ठीक है, तो आपको चीज याद रह जाएगी। जैसे अभी आपने बोला ना 2 मोटर्स, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आप कभी भी आपको याद रहेगा, ठीक है, कि 2 मोटर्स, वो मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ चीज को, और उसके बाद वो आपको पॉइंट हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, गूगल पे नहीं, मैं इन सब चीजों के लिए ना, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, जब भी आप ऐसी चीजों को जाते हो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या तो इसरो जाओ, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए जा रहे हो, स्पेस के लिए जा रहे हो, या फिर PIB देखो, ठीक है, जो ऑफिशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। उन पे जाके थोड़ा कंफर्म कर लिया करो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं ना? चलो, अच्छा, चलो सैटेलाइट सिस्टम। अच्छा, ये बताओ पहले कि मैंने एक चीज आप लोग को डिस्कस करी थी, सैटेलाइट रोटेट कैसे होता है स्पेस में। मतलब सैटेलाइट जो है वो रोटेट कैसा होता है, प्लैनेट के अराउंड होता है ना, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट होता है, उसका क्या रीजन है? मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया था, मैंने समझा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीजें नहीं बताई थी, ऑर्बिटल स्पीड मेंटेन करना होता है। अच्छा, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, ओके ठीक है। चलो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है, कोई भी सैटेलाइट है ना, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड आपकी सैटेलाइट रोटेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड में, मान लो ये सैटेलाइट आपकी यहाँ पे रोटेट हो रही है, ठीक है, इसके अराउंड में रोटेट हो रही है, ठीक है। इसके रोटेट होने का रीजन क्या है? अब ऐसा हो सकता है, देखो अर्थ में ये इसको अपनी तरफ, आपको पता है, मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था कि उसको पुल करती है, ठीक है। अब उसमें होता यह है कि इस
अगर अगर इसको हम सर्टेन स्पीड ना दें, ठीक है, तो ये फॉल डाउन कर जाएगी, ठीक है। और वो जो स्पीड होगा ना, आपने अगर साइंस बैकग्राउंड होगा आपका तो आपको ये पता होगा दैट देयर इज अ दो टाइप के फोर्स होते हैं व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, और दूसरा लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैं बता देता हूँ ये चीजें क्या होती है, ठीक, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, तो ये अपने से इस फोर्स को अपोज करने के लिए अपोजिट साइड में एक फोर्स लगाता है, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये रिजल्टेंट जो हो ना इसका इस डायरेक्शन में मूव करते रहे। अगर मान लो ये फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है, ये वाली फोर्स ज्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, अर्थ पे गिर जाएगा सैटेलाइट। और अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये अवे चला जाएगा अर्थ से सैटेलाइट जो है। तो इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए इसमें इसको एक फिक्स स्पीड दी जाती है, ठीक है, इसको ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ये जो सैटेलाइट होती है इसकी एक फिक्स ऑर्बिटल स्पीड होती है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करते रहता है। अगर इस स्पीड से हम कम स्पीड देंगे इसकी तो फॉल डाउन हो जाएगा, और स्पीड से ज्यादा स्पीड जाएगी तो अवे चला जाएगा। तो इस रीजन से सैटेलाइट जो है वो मूव ऑन करते रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। अब इसमें ना, इसको सैटेलाइट को हमने रॉकेट से लॉन्च कर दिया, ठीक है, स्पेस में पहुंच गई। अब सैटेलाइट रोटेट कर रही है तो इसको फिक्स स्पीड देने के लिए कुछ इसके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ मतलब बैटरी पावर, सोलर पावर। तो आपने देखा होगा चंद्रयान, अगर आपने मूवी देखी होगी ना मिशन मंगल, उसमें हमने देखा होगा सोलर पावर उन्होंने प्रोवाइड किया था, सैटेलाइट रोटेट करते रहे। तो इसी तरह इसको कुछ आपको एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ सोर्स देना पड़ेगा, सो दैट इट कैन रोटेट इन इट्स एक्सिस, ठीक है। तभी जाके, क्योंकि इसकी एक फिक्स स्पीड नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या तो अर्थ पे गिर जाएगा या फिर अवे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और सैटेलाइट में, अच्छा ये बताओ, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है, और मैन मेड सैटेलाइट जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैन मेड सैटेलाइट बोलते हैं किसको, पहले ये बताओ सैटेलाइट किसको बोलते हैं, व्हाट इज सैटेलाइट। अगर किसी किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज सैटेलाइट तो क्या बोलोगे। रिवॉल्व करता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो फिर तो यार वो भी हो सकता है, एस्टेरॉइड भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है, इनका डिफरेंस ये है, इनका एक फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे एस्टेरॉइड का है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मूव होते हैं, उनका एक फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन नहीं होता है, इनका एक फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये इसमें ना, अब सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया जो है उसमें आप इसको पहले टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। लेट्स मेक इट, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ डायग्राम, थोड़ा नोट कर लो इसको, ठीक है। और जो भी वो फैक्चुअल है ना चीजें, उसको एक बार ना वेरीफाई कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। वैसे तो मैं लिख के लाता हूँ, बट आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, कुछ अगर इशू आएगा तो आपको उसी टाइम याद हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर चीज उसका ये है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया में सबसे पहला, ये नेचुरल सैटेलाइट तो आपको पता ही है अर्थ का कौन सा है, कौन है नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, ठीक है, ये है। और उसके बाद मैन मेड सैटेलाइट होते हैं। अब मैन मेड सैटेलाइट में भी हमने क्या किया ना, अच्छा ये बताओ इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वाई वी मेड सैटेलाइट, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी में सैटेलाइट बनाने की, क्या मतलब इसका, इससे क्या पर्पस सर्व हो गया। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज तभी आप आंसर मेंस के फॉर्मुलेट कर पाओगे, ठीक है। यू शुड नॉट बी कंसर्न ओनली फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम मेंस क्लियर करोगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट व्हाई वी नीड सैटेलाइट, क्या रिक्वायरमेंट है सैटेलाइट की। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन की, अदर बताओ। नेविगेशन की रिक्वायरमेंट है, और बताओ। हम्म, रिडार सर्विसेज,
ओके फाइन। और कुछ रिक्वायरमेंट है? क्लाइमेट फोरकास्टिंग रिक्वायरमेंट है। क्लाइमेट फोरकास्टिंग जो होती है उसको आप ऐसे बेसिस पे कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन प्लस कम्युनिकेशन, वही दोनों मिल। कोई भी मतलब ओशियन के बारे में, सी के बारे में कुछ मतलब इंफॉर्मेशन, तो वो आपका कम्युनिकेशन प्लस ऑब्जर्वेशन मिलके काम कर लेता है, ठीक है। बेसिकली 3 पर्पस हैं, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम मैनमेड सैटेलाइट को डिवाइड कर लेते हैं। पहला है आपका कम्युनिकेशन, दूसरा है आपका रिमोट सेंसिंग, और तीसरा है आपका नेविगेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग एंड नेविगेशन। रिमोट सेंसिंग मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, समझ में आ गया। इससे पहले भी मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करी है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मैंने आपको पर्पस बताया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों यूज होती है, कहां पे प्लेस की जाती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कहां प्लेस की जाती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहां प्लेस की जाती है? हाँ, किस ऑर्बिट में? पोलर ऑर्बिट में। पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। हाउ इट विल बी प्लेस्ड इन पोलर ऑर्बिट? नहीं सही बोल रहे हो। जियो सिंक्रोनस में, अरे कोई बात नहीं, जियो सिंक्रोनस में प्लेस किया जाता है, ओके। अच्छा, मैंने बताया था जियो सिंक्रोनस में क्यों प्लेस किया जाता है, वो भी रीजंस मैंने आपको बताया था। ये जरूरी है इन सब चीजों को जानना, क्यों प्लेस किया था जियो सिंक्रोनस में उनको, क्या रीजन है। जियो सिंक्रोनस में प्लेस करने का रीजन है कि जियो सिंक्रोनस में जो ऑर्बिट होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है आपके, ठीक है। जब आप वहां पे रखते हो सैटेलाइट को, तो सबसे पहली बात का आपका एरिया बहुत वाइडर कवर करता है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइडर एरिया करता है। जब आप क्लोज रखोगे तो स्पेसिफिक एरिया को कवर करेगा, जितना ऊपर ले जाओगे उसका एरिया ऑफ जो वो होगा वो काफी वाइड होगा। इसीलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम लो अर्थ में ऑर्बिट में करते हैं, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है उसको एबव अर्थ करते हैं, ठीक है, 36,000। दूसरी बात यह है कि आयरनोस्फेयर बहुत नजदीक होता है, ठीक है, वहां से, तो आयरनोस्फेयर से कम्युनिकेशन ईजी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे रीजंस हैं जिस कारण से हम वहां पे रखते हैं, ठीक है। अभी नेविगेशन को ना, अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नेविगेशन से हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो, नेविगेशन जो है, दिख रहा है? अच्छा, नेविगेशन 2 टाइप का होता है, रीजनल और ग्लोबल। अच्छा, आपने नाविक का नाम सुना है? नाविक, गगन, इनका नाम सुना है? अच्छा, नाविक और गगन का नाम सुना है। इस पे यूपीएससी पास में क्वेश्चन पूछी, ये मैं इरेज कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, इसमें रीजनल है, ग्लोबल है, ठीक है। ग्लोबल में जैसे आपका आ जाएगा जीपीएस, ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, जीपीएस इज ऑफ यूएसए, ठीक है। जीपीएस यूएसए का है। ग्लोनास है अपने पास, ये ग्लोनास मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन का है। फिर उसके बाद चाइना का है बाइडू, ठीक है, बाइडू है चाइना का, ठीक है। और फिर एक जापान का है ग्लोनास जो है ना, सॉरी ये रशिया का है, ठीक है। ग्लोनास ये याद रख लेना, ठीक है, रशिया का है, ये चाइना का है, ये इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद गैलीलियो है, ये आपका यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। हमारे पास अभी तक कोई भी ग्लोबल सैटेलाइट अपने पास में नहीं है, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो ग्लोबल नेविगेशन के लिए सैटेलाइट होती है वो अपने पास में नहीं है, याद रखना है चीज, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास रीजनल वाली है, ठीक है, रीजनल इन द सेंस। अब देखो ग्लोबल का क्या मतलब होता है, ग्लोबल का मतलब होता है कि ये पूरी दुनिया को नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लिख लो इसको पहले, ठीक है। ये जीपीएस है, दैट इज ऑफ यूएसए,
ग्लोनास है रशिया का, बाइडू है चाइना का, और गैलीलियो है ईयू का, ठीक है। गैलीलियो, हाँ गैलीलियो है ईयू का, ठीक है। GALELIO, ठीक है, ठीक है, LIO, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग है। तो गैलीलियो है ईयू का, ठीक है, ये सारे नोट कर लिए, ठीक है। अभी देखो रीजनल में तुम्हें दो याद रखना है, इंडिया का याद रख लो बहुत है, IRNSS, ठीक है, IRNSS नाविक, इसी को नाविक भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और एक इसी में याद रखना है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी याद रख लेना, जेनिथ, ठीक है। ये जेनिथ जो है दिस इज ऑफ जापान, ये जेनिथ किसका है, जापान का है, ठीक है। जेनिथ, ZENITH, ठीक है, लिख लो, ठीक है। ये जेनिथ जो है जापान का है, ठीक है। और इंडिया के पास क्या है, IRNSS, ठीक है, इसी को नाविक भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशंस क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी पास में क्वेश्चन पूछ चुकी है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये लिख लो तो मुझे बता देना, आई विल रीज इट, ओके, एक बार लिख लो पूरा, ठीक है। IRNSS नाविक भी कहते हैं। हाँ, इसी को नाविक भी बोला जाता है, ठीक है, IRNSS को। अच्छा, लिख लो, ये जेनिथ है, ZENITH, ये जापान का है, ठीक है। सर एक नाविक किसे बोला जाता है? IRNSS IRNSS सैटेलाइट जो है इसी को नाविक भी बोला जाता है, ठीक है, इसका ही नाम नाविक भी है, ठीक है। हो गया, लिख लिया है पूरा, चलो। ओके, चलो अभी थोड़ा IRNSS के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने पास में क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। देखो इसमें अर्लियर कितने थे, इसमें अर्लियर 7 सैटेलाइट भेजे गए थे, ठीक है, 7 सैटेलाइट भेजे गए थे। और दूसरी बात यह है कि जो भी दूसरे जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसमें हम सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। हमने यहाँ पे देखो 3 तरह की ऑर्बिट होती है, मैंने ऑर्बिट पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नहीं पढ़ाया था ना, ऑर्बिट भी रह गया, ठीक है, आई विल डू। देखो ऑर्बिट में लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, और लास्ट में जो अपर अर्थ ऑर्बिट है इसमें जिसको आप बोलते हो जियो सिंक्रोनस, ठीक है। ये 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं। तो जो दूसरे कंट्री के जो सैटेलाइट सिस्टम है दैट वर लॉन्च इन जियो सिंक्रोनस, ठीक है, लेकिन हमने मिडिल अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया। उसका एक रीजन ये है क्योंकि हम इक्वेटर से नजदीक लाई करते हैं कंपेयर टू यूएसए, कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, तो हमें एक एडेड एडवांटेज मिला, हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया और उसी से हमारा काम। और दूसरा पर्पस ये था, उनको ग्लोबल पोजीशनिंग चाहिए थी, पूरे ग्लोबल लेवल पे उन्होंने जो नेविगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। बट हमारे साइड में क्या है कि वी वांट कि हमारे इंडिया का हमें नेविगेशन पता चल जाए, एंड बियॉन्ड दैट बॉर्डर 1500 किलोमीटर, इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर आगे तक हमें नेविगेशन चाहिए थी। और वो क्यों चाहिए थी, उसके रीजन है। जैसे हमारा हुआ क्या ना, अभी बहुत टाइम आप ये केस सुने हो, इटली मेरीन केस, ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है जैसे हमारे फिशर्स मैन होते हैं, ठीक है, तो हम ओशन में जाते हैं, इंडियन ओशन में, और धीरे धीरे हम दूसरे कंट्री के बॉर्डर में चले तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो होता क्या है, आपने ये चीज सुना होगा कि सोवर्निटी जो लिमिट होती है ना टेरिटोरियल में, जो वाटर में होती है, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, ठीक है। जैसे आप किसी को ओशन में घुसे, इंडियन ओशन में घुसे, तो इंडिया का जो बॉर्डर होगा वो ओशन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का होगा, उसके बियॉन्ड दूसरे कंट्री का बॉर्डर या ओपन ओशनिक जोन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके कंट्री का जो सी बॉर्डर है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, लेकिन जब आप उस बॉर्डर को क्रॉस करते हो तो फिर फायरिंग चलती है। जैसे श्रीलंका वाले, काफी बार सुना होगा कि फिशरमैन को श्रीलंका में मार दिया, बांग्लादेश में मार दिया, क्योंकि रीजन ये होते हैं कि इनको पता नहीं चलता, ये क्रॉस कर जाते हैं उस लिमिट को, 12 नॉटिकल माइल्स की लिमिट को, तो फिर वहां से वो लोग अटैक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 1500 किलोमीटर के नियर अबाउट का जो रेंज है वहां तक की हम नेविगेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, जो ये भूटान है या नेपाल है, ये जो कंट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा इनका स्पेस डेवलप नहीं है। नेपाल हो गई, भूटान हो गई, या फिर बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इनको भी हम नेविगेशन हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हम अपने से नेविगेशन इन कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि दे रिलाई ऑन अस, ठीक है।
ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो नेविगेशन पर्पस के लिए इसलिए हमने IRNSS को डेवलप स्टार्ट किया, और इसकी सैटेलाइट जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है, ठीक है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है, उसमें भी अब ध्यान में ये रखना इसमें 7 सैटेलाइट है, ठीक है। 7 सैटेलाइट में 3, इसमें लिखो 7 सैटेलाइट है, 7 सैटेलाइट है। 7 सैटेलाइट में 3 जो है आउट ऑफ द 7, 3 जो है वो जियो स्टेशनरी में है, सॉरी, ठीक है। 3 जो है जियो स्टे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ फिर, ठीक। स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नहीं बताया था ना? मैं ऑर्बिट पढ़ा दूंगा। हाँ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और जो 4 है वो जियो सिंक्रोनस में है इसमें, ठीक है। हो गया, ठीक है। अभी इसमें देखो अभी हुआ क्या ना, इसमें जो सैटेलाइट था वो ऐसे हमने लॉन्च किया था इंडिया ने, 1A 1B 1C ऐसे करके सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना, 1A का रुबीडियम क्लॉक खराब हो गया, ठीक है। रुबीडियम क्लॉक मतलब जो स्पेस में टाइम कैलकुलेट करता है ना, टाइम प्रिसीजन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसका क्लॉक जो था ना, एटॉमिक क्लॉक लॉन्च होती है, एटॉमिक क्लॉक से क्या होता है कि प्रिसीजन बहुत हाई रहता है टाइम का, ठीक है। तो रुबीडियम क्लॉक जो था इसके साथ जो लॉन्च किया गया था वो खराब हो गया, ठीक है। अब रुबीडियम क्लॉक खराब हो गया तो हमें उस सैटेलाइट को रिप्लेस करना था, क्योंकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी वो, बिना क्लॉक के कैसे चलेगा। तो हमने 1A के बदले में दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है। तो इस रीजन से हुआ ये कि 1A तो था ही साथ, उसके बाद में हमने एक और सैटेलाइट लॉन्च की, और फिर एक और सैटेलाइट लॉन्च की उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो टोटली हमने 9 सैटेलाइट लॉन्च की इसको वो करने के लिए, बैक करने के लिए, ठीक है। इनिशियली था कितना प्लान 7 का, बट हमें लॉन्च 9 करना पड़ा क्योंकि एक सैटेलाइट इसमें खराब हो गई थी, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो ये है, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन समझ लो। इसका 2 तरह का यूज है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड यूज है और एक है सिविलियन यूज। अब देखो रेस्ट्रिक्टेड यूज में क्या है कि डिफेंस पर्पसेस के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको इसका स्पाइंग के लिए, डिफेंस पर्पसेस के लिए इसका यूज होता है, हाँ, डिफेंस के लिए। अब जैसे रेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है डिफेंस के लिए। अब उसमें होता क्या है ना, एक बैंडविड्थ सेपरेट कर दी जाती है, मतलब जैसे एक एक जोन सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। उस जोन में जैसे आप स्पेक्ट्रम देखते हो, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो जो हमारे फोन में 5G ऑपरेट होता है, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना, जब आप बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे, ठीक है, उनका अपना एक सैटेलाइट का वो होता है, बैंडविड्थ होता है, ठीक है, जिसमें वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी मिले। जैसे इसरो है, तो जब हम जो 5G यूज करते हैं, जरूरी थोड़ी ना इसरो को भी वही 5G मिलता होगा। हमारे यहाँ पे स्पीड आती है 5 MB/s 10 MB/s। अब उनको 10 MB/s से काम नहीं चलेगा, तो उनके लिए एक स्पेशल बैंडविड्थ अलॉट कर दी जाती है कि आप इसको यूज करो और इसकी सर्विसेज आपको स्पीड अच्छी प्रोवाइड करेगी। डन। इसी तरह डिफेंस में एक बैंडविड्थ कर दिया जाता है कि ये सारी चीजें सिर्फ डिफेंस पर्पस के लोग यूज करेंगे, ठीक है, सो दैट कि एनोनिमिटी बने रहे। अगर डिफेंस की बातें भी अगर नॉर्मल सिविलियन एक्सेस करने लगेंगे तो कल को हो सकता है हमारे डिफेंस पर्पस की चीजें लीक हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए डिफेंस के लिए स्पेशली इसको रेस्ट्रिक्टेड सर्विस में डाल दिया गया कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विस में डिफेंस वाले इसको यूज करेंगे, और सिविलियन पर्पस में भी होते हैं, ठीक है। सिविलियन यूज में क्या होता है, बहुत सारे जितने भी देख लो, एग्रीकल्चर में कर सकते हो, एग्रीकल्चर में होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें यूज कर लेते हो आप, क्या नाम है, एग्रीकल्चर में किसके लिए क्या आता है, जैसे कोई चीज कम्युनिकेशन देनी होती है, हमें कोई फोरकास्टिंग करनी होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ओला उबर जो आप कैब एग्रीगेटर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद FCI व्हीकल ट्रैकिंग। अब देखो व्हीकल ट्रैकिंग में क्यों यूज करना पड़ा, इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। ये जो FCI व्हीकल ट्रैकिंग में होता ये था ना, FCI से अनाज आते थे, ठीक है, पता लगा था 10 ट्रक अनाज निकला, 2 ट्रक ही पहुंचते थे, 8 ट्रक गायब, ठीक है, बीच से निकल तो रहते, उससे बाद में पता चला कि कोई बोल दिया कि रूट डाइवर्ट हो गया, किसी ने लूट लिया, ये कर दिया, कुछ बहाना बना के उसको डिस्पोज कर दिया था। कैब एग्रीगेटर मतलब ये ओला हो गया, उबर हो गया, ये सारे जितने भी है ना, अब जैसे जोमेटो सर्विसेज वगैरह हो गई, वो सब भी इनका यूज करते हैं। डिलीवरी वाले जो होते हैं वो इनका यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ था ना कि FCI के व्हीकल्स जो होते थे ना, जो गाड़ियां होती थी वो डाइवर्ट हो जाती थी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कुछ किया जाना चाहिए, तो फिर उन्होंने GPS लोकेट कर दिया, ठीक है। अब GPS लोकेट करते तो जहां जहां भी वो गाड़ियां जाती है ना, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि ये है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके थ्रू हुई हैं, ठीक है।
चलो अब एक थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी जो है ना, जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस वाली है, उसकी एक्यूरेसी 20 मीटर की है, ठीक है। इसमें लिख लेना, ठीक है, साइड। अब इसमें तुम, इसमें और बहुत सारे एप्लीकेशंस, तो अब अगर मान लो तुमसे पूछ दिया इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो अब देखो सिविलियन यूज में तुम ये भी लिख सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर के टाइम में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अब मान लो कहीं पे फोरकास्टिंग तुमने दे दी, ठीक है, कि भाई डिजास्टर आने वाला है, वहां के लोकल्स को बताना बहुत जरूरी होता है कि आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल जो रूट ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट आपको उस टाइम पे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जो आपको नाविक प्रोवाइड करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके एप्लीकेशन, बहुत सारे और एप्लीकेशन अपने हिसाब से तुम सोच सकते हो जिनके एप्लीकेशन है। जैसे तुम बोल सकते हो कि जो मैपिंग वगैरह करनी होती है जो हमें, ठीक है, जो अर्थ की एक्चुअल मैपिंग करनी है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। रडार कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे वॉइस कमांड होता है, वॉइस कमांड होता है तो उस टाइम पे जरूरी होता है, ठीक है। ओके, हाँ, ठीक है। तो वॉइस कमांड देना होता है, जैसे आप आर्मी में देखे हो ना आपने, वो वॉइस टू सैटेलाइट फोन होता है जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है, डायरेक्टली वो लोग सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होते हैं, वो दीज वर्क्स ऑन दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। हाँ, सिविलियन यूज में भी कर सकते हो, सिविलियन यूज में वॉइस कमांड देने के लिए हम पुलिस वगैरह के पास में आपने देखा होगा कि रहता है फोन वगैरह, तो वो सारे उस पर काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा लिख लो, एक नोट डाल के लिखो, जो पिछले क्लास में मैंने मिस कर दिया था, अभी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें पिछले क्लास की चीजें हैं, बट अभी मुझे ध्यान आया तो मैं लिखा देता हूँ। देख लो, बाय डेवलपिंग क्रायोजेनिक इंजन, इंडिया इमीडिएटली डिक्लेयर्ड self reliance in launching satellite into orbit. Self reliance in launching heavier satellite into orbit. Earlier we used to depend upon France and US, ठीक है। नाउ हो गया। उसके बाद एक, हाँ, एयर ब्रीदिंग सिस्टम हमने लिखा था ना, अगर वहां एयर ब्रीदिंग सिस्टम हमने लिखा, इंजन लिखवाया था ना एयर ब्रीदिंग इंजन मैंने, उसमें ना अगर स्पेस कहीं वहां पे हो तो उसका एक लिमिटेशन जाकर लिख लो वहां पे, ठीक है। वहां पे अगर स्पेस हो थोड़ा सा, या फिर अगर नहीं हो तो यहीं पे लिख लो, ठीक है। मैं उस दिन भूल गया था लिखवाना, एयर ब्रीदिंग इंजन जो हमने लिखवाया था, हाँ, उसमें बस एक पॉइंट डाल दो, इसका लिमिटेशन ये है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है ना, फिर अगर इतना अच्छा है एयर ब्रीदिंग इंजन, तो भाई हम एयर ब्रीदिंग इंजन ही क्यों नहीं यूज करते हैं, लिक्विड पे क्यों जाते हैं, सॉलिड पे क्यों जाते हैं, ठीक है। तो उसका लिमिटेशन ये है कि दीज इंजन कैन बी ऑपरेटेड ओनली एट हाइपरसोनिक स्पीड और सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। These engine can be operated only at supersonic and hypersonic speed. अच्छा, मैंने इसका मतलब समझाया था ना, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक, वो समझ में आ गया था ना क्या क्या होता है, ठीक है। चलो अभी आरएनएसएस के बारे में थोड़ा सा लिख लो, एक जगह कंक्रीट करके फैक्ट को, ठीक है, बेटर रहेगा। आरएनएसएस के बारे में एक जगह फैक्ट कंक्रीट करके लिख लो, एक शीट बना के, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं डिक्टेट करवा देता हूं, ठीक है। देखो आरएनएसएस फुल फॉर्म इसका लिख लो, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। लिख लिया।
अभी एप्लीकेशन में इसको पहले लिखो, इसके इट हैज टू एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, इन द फील्ड ऑफ सिविलियन सर्विस. इट हैज ब्रॉडली इट हैज टू एप्लीकेशन, ऐसे लिख लो, ब्रॉडली इट हैज टू एप्लीकेशन. In the field of restricted service and in the field of civilian service. सिविलियन सर्विसेज ना उसके बगल में लिख लो, सिविलियन सर्विसेज के यूज को स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है. सिविलियन सर्विसेज के बगल में लिख लेना, सिविलियन सर्विसेज के बगल में लिख लेना कि सिविलियन सर्विस को स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम भी बोलते हैं. तो कहीं हाँ, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, तो कहीं अगर ये टर्म आ गया ना तो ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाओ, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिए, ठीक है. तो इसको हाँ एसपीएस, ठीक है. और जो डिफेंस वाले में है, डिफेंस सर्विसेज में लिखो इन रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, इन एक नया लाइन स्टार्ट करो, लिखो इन रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज इट्स एक्यूरेसी is one among highest in the world. बगल में लिखो 20 मीटर की है, ठीक है. हाँ 20 मीटर बगल में लिख देना, ठीक है. 20 मीटर की एक्यूरेसी, ठीक है. अभी सिविलियन सर्विसेज में लिख लो, सिविलियन एप्लीकेशन इन सिविलियन सर्विसेज. अब लिख लो इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन, ठीक है. वॉइस एंड विजुअल कमांड्स. सिविलियन सर्विसेज में एप्लीकेशन लिख लो पहले, इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स. इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स. हाँ इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन. फिर उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज है, ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है. ये सारे एप्लीकेशंस लिख लो. ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स हो गए, ठीक है. कैब एग्रीगेटर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है. फ्लड मैनेजमेंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जो डिजास्टर के टाइम पे फ्लड मैनेजमेंट लिख लो, ठीक है. बहुत सारे एप्लीकेशंस है अपने हिसाब से भी. फिर लिखो फॉरेस्ट असेसमेंट, जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है ना हर 2 साल पे, बायनुअल रिपोर्ट आती है, उसमें इसका यूज होता है. ड्राइवरलेस कार, जो टेस्ला का जो मॉडल है, ड्राइवरलेस कार, हाँ वो जो टेस्ला का मॉडल है ना जिसपे वो ऑटोमेटिक चलती है, वो भी नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू ही चलती है, ठीक है. अभी ये लिख लिया. अभी गगन जो है, गगन क्या है, अभी हमारे पास 2 है. एक तो हमारे पास आरएनएसएस है, उसी का एप्लीकेशन हुआ गगन, ठीक है. गगन का मतलब हुआ, अर्लियर ऐसा होता था जैसे हमारी जो एयरलाइंस वगैरह थी, इसको काफी प्रॉब्लम होती थी लैंड करने में, ठीक है. इनके पास अपना कोई सैटेलाइट मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है. दूसरे कंट्री का हायर करते थे, उसी के थ्रू कोलैब करके काम चलाते थे, ठीक है. तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है. तो इंडिया में हमेशा एक आदत रही है ना, जब जब भी हमें कोई चीज डिनाई किया गया ना, देन आफ्टर दैट वी इन्वेंटेड इट. जैसे अगर हमें क्रायोजेनिक डिनाई किया गया, रशिया ने फॉल्टी वाला दिया, देन वी डिजाइन इट, ठीक है. हम ऑल्दो वी आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि क्रायोजेनिक हम बहुत पहले ही कर ले जाते, बना ले जाते, ठीक है. बट हुआ ये कि नंबी नारायण वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि उस टाइम पे उस पे कॉन्स्पिरेसी हुई इसके अगेंस्ट में, दैट्स व्हाई वी फेल टू डिलीवर इट, ओके. तो अभी हुआ ये कि हमारे पास जो जो फ्लाइट की लैंडिंग होती थी वो उसमें बहुत प्रिसीजन टाइम होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर नोट करना होता है, ठीक है. और किस टाइम पे जैसे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, कहाँ लैंड करनी है, वेदर कैसा है, तो सारी चीजें डाटा कलेक्ट करनी होती है, उसके बाद उनकी लैंडिंग होती है. तो उसके लिए एक प्रिसाइज सैटेलाइट हमें चाहिए था, जो हमारे पास था नहीं, ठीक है. तो जब नाविक लॉन्च हुआ उसके बाद हमने गगन लॉन्च किया, ठीक है. जीपीएस उसका फुल फॉर्म है, लिखो गगन, पहले हेडिंग दो गगन. जीपीएस एडेड, इसका फुल फॉर्म लिख लो, जीपीएस एडेड. हाँ जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड, जीईओ जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम. ऑगमेंटेड, ए यू जी यू एम ई एन टी डी, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम. ठीक है, लिख लिया.
अब इसमें 3 सैटेलाइट हैं, ठीक है, गगन में, ठीक है, इसमें 3 सैटेलाइट हैं, तीनों का जीसैट 8, इसमें 3 सैटेलाइट हैं। एक सेकंड, गगन में जो है आपको, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को देखने में। ये लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी जैसे गगन है, ठीक है, गगन में आपको 3 सैटेलाइट है, जीसैट 8, जीसैट 10 और जीसैट 15। ये जीसैट सीरीज की जो सैटेलाइट आती है ना, दीज आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट आती है, ठीक है। कार्टो का मतलब होता है, ठीक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कार्टो का मतलब होता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब समझते हो आप लोग? मैपिंग की स्किल होती है ना, जो मैप बनाते हैं हम लोग, बहुत प्रिसाइज मैप बनाया तो उसको कार्टोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। तो कार्टोसैट मतलब हो गया जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। तो जहां भी आपको दिखेगा कि कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 3, तो आप ये समझोगे कि वो जो है वो ऑब्जर्वेशन सीरीज का सैटेलाइट है। तो अगर जब जैसे ही आपको पता चल गया ऑब्जर्वेशन सीरीज का सैटेलाइट है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ लॉन्च होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो आपको अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि कार्टोसैट 3 सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय जीएसएलवी MK2, सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? हाँ, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि कार्टोसैट सीरीज जो सैटेलाइट है वो क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो मतलब कहाँ होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में होगा तो फिर जीएसएलवी क्यों यूज करेंगे, पीएसएलवी हमारे पास है। तो इस तरह से आपको एनालॉजी फिट कर दी, समझ में आया? इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। आपको अगर स्पेसिफिक डिटेल्स, आपको मान लो आपने नहीं पढ़ा है कार्टोसैट C45 के बारे में, आपको नहीं पता है, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा उसकी वेबसाइट पे, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, बट अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका फंडामेंटल्स है, वो इस तरह से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, अभी अगर आपको दे देगा कार्टोसैट C45 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय जीएसएलवी MK2, आप समझ लो कि भाई कार्टोसैट तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो कोई भी कार्टोसैट का वर्जन हो जनरली, ठीक है, वो क्यों जीएसएलवी से लॉन्च करेंगे? दे शुड बी आइडियली दे शुड लॉन्च इट विथ पीएसएलवी जब हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसमें ये जो जीसैट सीरीज की सैटेलाइट जब भी आप एसएसएलवी लेके जा सकती है, बट ये सारे सैटेलाइट वो छोटे सैटेलाइट के लिए होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, माइक्रो सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, बट ये सारे सैटेलाइट ना भारी सैटेलाइट है। कार्टोसैट सैटेलाइट, उसमें आप सोचो कैमरा होगा बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए रार लगा होगा, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, उसका वेट बहुत ज्यादा होगा, तो पेलोड जब ज्यादा होगा तो कैसे एसएसएलवी उसको लेके जाएगी? देन वी हैव टू यूज दिस पीएसएलवी ना, जो हमारे पास है, ठीक है। तो दैट थिंग क्लियर है, ठीक है, उस समय कोई इशू नहीं है, ठीक है। नो ये 3 और जीसैट सीरीज का जहां दिखे जीसैट, इनसैट, ठीक है, इसको यार समझना ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हाँ, जीसैट, इनसैट, इन सब के नाम दिखे ना, तो रिमेंबर कि ये थोड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जीसैट 8 है, जीसैट 10 है, जीसैट 15 है, ठीक है। इसको हमने कहा डाल दिया, जियोसिंक्रोनस में ले जाके, ठीक है। उसके हेल्प से हमने क्या किया कि नेविगेशन प्रोवाइड का स्पेसिफिक जो है हमने इसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये पॉइंट लिख लो एक बार, एक, अच्छा रुको, इसको मैं डिक्टेट करवा दूंगा, ठीक है, पहले ये चीज समझ लो, समझ में आ जाएगी तो फिर मैं डिक्टेट करवा दूंगा स्पेसिफिकली, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 सैटेलाइट यूज की गई है, ठीक है। अब इसका पर्पस जो होगा, आप बताओ, नेविगेशन सैटेलाइट का पर्पस मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, क्या क्या पर्पस सिविलियन यूज के लिए हो। ये तो देखो मिलिट्री यूज के लिए तो है नहीं, सिविलियन यूज के लिए, तो जो उसके सिविलियन यूज के पर्पस थे वो इसके सिविलियन यूज के पर्पस में आ जाएंगे। चीजें समझ में आ गई? तो इंटरकनेक्ट करना अभी सीखो, ठीक है। ऐसे अगर मैंने आपको बता दिया नेविगेशनल में सिविलियन यूज के लिए था, अगर गगन का पूछेगा, क्योंकि ये भी सिविलियन पर्पस के लिए डिजाइन किया गया, तो उस सेम काम इससे भी किया जाएगा, ठीक है। हाँ, वो तो रिस्ट्रिक्टेड वाला नहीं, सिविलियन पर्पस वाले, हाँ, ठीक है। अब हुआ ये ना, मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैरीन जो है वो हमारे जो फिशरमैन है वो दूसरे के बॉर्डर में इंटर कर जाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, हमारे साइंटिस्ट ने एक जेमिनी डिवाइस बनाई, ठीक है, एक डिवाइस बनाई इन्होंने जेमिनी नाम से, ठीक है। जेमिनी डिवाइस बनाई, इसका पर्पस क्या है, इसको बनाया है, लिखो, इस जेमिनी डिवाइस को बनाया है इसरो प्लस
इनक्वाइस, ठीक है। ये जो है इसका काम होता है, इनक्वाइस का काम होता है, ये जनरली फोरकास्ट करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में बॉडी है, ठीक है। इसका काम होता है जनरली जो वेव्स वगैरह, जो ओशियन रिगार्डिंग फोरकास्टिंग होती है ना, वो ये बॉडी करती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इनक्वाइस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में आती है, और इसरो प्लस इनक्वाइस ने मिलकर इसको डिजाइन किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है, इसके अंदर में आती है, ठीक है। इसका मैं आपको फुल फॉर्म भी इनक्वाइस का लिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी इसका समझ लो इसका काम क्या है। देखो ये जेमिनी ने क्या किया कि ये गगन को यूज किया। गगन एक ऑलरेडी हमारा एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म था, इसको इस डिवाइस में यूज किया जाता है। और ये क्या करता है ना कि जो फिशरमैन जाते हैं, ठीक है, ये समझ लो एक डिवाइस है, एक डिवाइस सिस्टम है, इसको आपके फोन से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप बॉर्डर के पास जाओगे, ठीक है, आप क्रॉस करने लगोगे, तो ये आपको अलर्ट भेज देगा। ऐसा कर दिया जाता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, क्योंकि हमारा जो गगन सिस्टम है वो जीपीएस से इंफॉर्मेशन लेता है। जीपीएस इंफॉर्मेशन उसको पता होता है कि बॉर्डर कहाँ पे है, ओशन में हमारी बॉर्डर कहाँ लाई कर रही है। जैसे ही फिशरमैन बॉर्डर को क्रॉस करने वाला होता है, उसके मोबाइल पे अलर्ट भेज दिया जाता है, भाई आप बॉर्डर क्रॉस कर दे। एक पर्पस ये हुआ। दूसरा पर्पस ये है कि कभी कभी ओशन में क्या होता है ना कि उस वहां पे नेटवर्क नहीं होते हैं, बहुत दूर ओशन में आप चले जाओगे, कहाँ फोन के टावर्स और नेटवर्क्स रहेंगे, ठीक है। तो उनको डायरेक्टली आप ओशन में, मान लो वेव्स बहुत स्ट्रांग हो गई या सुनामी की कंडीशन, किसी भी तरह के ओशनिक साइक्लोन्स की कंडीशन आ गई, तो उनको फिशरमैन को पता नहीं होगा, वो बहुत दूर निकल जाएंगे, तो उनको अलर्ट देना जरूरी होगा, सो दैट दे कैन बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, नहीं तो उनके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो जो चीजें हैं, जो साइक्लोन्स या ओशनिक डिजास्टर रिलेटेड चीजें हैं, वो इनको मैसेज करके बता देंगी, ठीक है। अगर जैसे डिटेक्ट हुआ उनको पता चला हमारे यहाँ पे, इसने डिटेक्ट किया गगन ने, पहले जीपीएस ने डिटेक्ट किया, जीपीएस ने गगन को बताया कि देख भाई सुनामी आने वाला, गगन ने उसको मैसेज को फॉरवर्ड किया जेमिनी डिवाइस पे, और वो जेमिनी डिवाइस इंटीग्रेटेड होगा उनके साथ में, तो वो उनको मोबाइल पे मैसेज कर देगा कि देयर इज कंडीशन ऑफ साइक्लोन, तो बी अवेयर ऑफ दैट। उसके अकॉर्डिंग वो लोग एक्शन लेंगे, रिटर्न हो जाएंगे वहां से, ठीक है। तो समझ में आ गया, ओशियनिक फोरकास्टिंग सर्विसेज के लिए ब्रॉडली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। पर्पस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा डिक्टेट कर लो, ठीक है। और तीसरा एक पर्पस और भी है, बट दैट इज नॉट अ माइनर पर्पस, पोटेंशियल फिशिंग जोन। पोटेंशियल फिशिंग जोन की मतलब कहां पे जो है वो फिश जो है बहुत ज्यादा है, किस एरिया में ज्यादा है, सो दैट दिस कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है, कि उस जगह पे वो जाए और वहां से फिश को जो एक्सट्रैक्ट करो, उसको यूज मिला है, ठीक है। तो ये 3 पर्पस है, ठीक है, ब्रॉडली ये 3 पर्पस है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना गगन के बारे में लिख लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, उसका लिख लिया था ना तुमने, नाविका की जो लिमिट है, बॉर्डर की लिमिट है 1500 किलोमीटर्स तक है, उसका जो रेंज है वो इंटायर इंडिया प्लस 1500 किलोमीटर्स अलोंग द बॉर्डर। आरएनएसएस में लिख लो, आरएनएसएस में रेंज डाल के लिख लो, आरएनएसएस में रेंज डाल के लिख लो, छूट गया होगा मे बी, रेंज डाल के, प्रोवाइड सर्विसेज विद इन टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया, provide services within territorial limit of India and 1500 kilometer beyond it, and 1500 kilometer beyond it, ठीक है, डन, लिख लिया। अब थोड़ा गगन के बारे में लिख लो, ठीक है। गगन इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। मैंने समझा था सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, 3 सैटेलाइट हैं, जीसैट 8, 10, 15, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स services over Indian flight information region, इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। अभी इसमें एक ऐसी इसकी स्पेशलिटी ये है ना गगन की, ठीक है, हाँ, इंफॉर्मेशन रीजन, FIR लिख लो बगल में, ठीक है। अभी एक चीज इसका समझ लो, फिर मैं आगे डिक्टेट करूंगा। इसका एक स्पेशलिटी है ना गगन की, दिस कैन बी कोलैबोरेटेड विद अदर कंट्रीज नेविगेशन सिस्टम, जैसे जापान, जैसे हमारी फ्लाइट जापान तक गई, ठीक है,
तो हमें अब अगर जैसे हमारा गगन ने, क्योंकि हमारा तो 1500 किलोमीटर तक का ही है, उसके बियॉन्ड तो हमें नहीं आता है, तो ये क्या करेगी, दूसरे कंट्री के जीपीएस के साथ कोलैब कर लेगी। जैसे इंडिया कोलैब कर लेगा जापान के साथ, अगर हमारी फ्लाइट जापान के साइड, उनका जीपीएस वहां वर्क कर रहा है, हम उनके साथ कोलैब कर लेंगे, वो हमें इनपुट देने लगेंगे गगन को, तो गगन अपने फ्लाइट को फिर इंफॉर्मेशन बताने लगेगा कि आपको यहाँ लैंड करना है, यहाँ लैंड करना है। उस टाइम पे क्या होगा कि जो जापान की सैटेलाइट है उसके साथ हमारा गगन कोलैब करेगा, ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि दुनिया के किसी भी सैटेलाइट सिस्टम के साथ कोलैब, मतलब नेविगेशन सिस्टम के साथ कोलैब कर सकता है, तो दैट इंफॉर्मेशन हमें रियल टाइम पे प्रोवाइड होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो लिख लो। अब एप्लीकेशन ऑफ गगन लिखो, ठीक है, क्योंकि ये मेंस में पूछ सकते हैं तुमसे, तो डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ये कुछ जो है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ गगन है, ये स्पेसिफिक एविएशन सेक्टर में लिखा रहा हूं, तो लिख लो स्पेसिफिक टू एविएशन सेक्टर, स्पेसिफिक टू एविएशन सेक्टर। फिर उसके बाद में सिविलियन पर्पस भी इसके कुछ लगाऊंगा, क्योंकि स्पेशली इसको डिजाइन किसके लिए किया गया था, फ्लाइट के लिए, ताकि फ्लाइट को लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे उस टाइम पे, ठीक है, हाँ, फ्लाइट से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ गए। डिफेंस वाले, हाँ, डिफेंस वालों के लिए भी सर सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन उनके लिए सिक्योर्ड रेंज होती है, ठीक है। उनका ये नहीं होता है कि जो सिविलियन पर्पस के लिए होता है, उनका सिक्योर रेंज होता है, ठीक। चलो लिखो एप्लीकेशन ऑफ गगन, seamless, safe and secure flight services, seamless, safe and secure flight services, showing direct route, सेकेंड पॉइंट लिखा ना, सेकेंड पॉइंट में लिखना showing direct route, reducing fuel consumption in aviation industry। ये देखो बहुत बड़ा रीजन था उस टाइम पे, ऐसा होता था, तुम सुना होगा, बहुत सारी इंडस्ट्री ना एविएशन सेक्टर में लॉस में चले गए थे, विजय माल्या, ठीक है, reducing fuel consumption in aviation industry। अभी इस पॉइंट के बाद मैं एक लाइन सुन लो, उसके बाद आई विल डिक्टेट अदर पॉइंट्स। एक आपने सुना होगा ना बहुत बार कि ये विजय माल्या की कंपनी थी किंगफिशर, बैंकक्रप्ट हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है, जो एयरलाइंस था वो काफी लॉस, अभी भी चल रही है लॉस में, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा, एक टाइम ऐसा था जब बहुत ज्यादा लॉस में चलती थी। उसका रीजन ये था कि एविएशन फ्यूल जो आते हैं ना वो काफी ज्यादा कॉस्टली आते हैं, ठीक है। अब होता ये था कि मान लो हमें दिल्ली से जाना है पटना, ठीक है, तो जो अगर हमारे पास जीपीएस सही होता तो हमें शॉर्टेस्ट रूट पता होता है कि भाई इस रूट से हम जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। उस टाइम पे हमारे पास वो जीपीएस रूट होते नहीं थे, ठीक है। तो होता ये था कि फ्लाइट जो होती थी वो जाना पटना है तो बहुत घूम के हो जाती थी, ठीक है, तो उस टाइम में उनका फ्यूल जो है बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता था, तो उनका जो कॉस्ट था वो बढ़ गया था, ठीक है। एक ये बात है। दूसरी बात क्या थी कि फ्लाइट जो होती है ना, वो जब ट्रेवल कर रही है स्काई में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, स्काई में भी बहुत सारे फ्लाइट बहुत जगह से उड़ते हैं, तो ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो विदाउट सैटेलाइट क्या होता था कि कोलाइडिंग के चांसेस बहुत, अगर नेविगेशन सिस्टम अप्रोप्रिएट नहीं है तो कोलाइडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मान लो दोनों सैटेलाइट ने एक ही रूट ले लिया, तो फिर उस टाइम पे क्या क्लैशेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे, इसलिए एक्सीडेंट बहुत ज्यादा उस टाइम पे बढ़ने लगे थे, ठीक है। लोग, फ्लाइट इंडस्ट्री जो एविएशन सेक्टर था वो काफी जो है वो लो चला गया था, ठीक है, काफी लॉस में जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसको इन्वेंट किया गया, क्योंकि उन्होंने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, हर कंट्री का अपना अपना है, हम भी अपना इन्वेंट करें, तो इसीलिए गगन को इन्वेंट किया गया, ठीक है। तीसरा लिखो बेटर एयर ट्रैफिकिंग सर्विसेज, एयर ट्रैफिकिंग सर्विसेज, लिखा सर्विसेज। फोर्थ लिखो मोर फ्लाइट सर्विसेज बाय रिड्यूसिंग गैप बिटवीन एरोप्लेन, मोर फ्लाइट सर्विसेज बाय रिड्यूसिंग गैप बिटवीन एरोप्लेन। इसका मतलब समझा देता हूं, गैप बिटवीन एरोप्लेन्स, गैप बिटवीन एरोप्लेन्स, ठीक है। कुछ छूट गया तो मुझे बता देना, मैं आई विल रिपीट द पॉइंट, ठीक है। लिख लिया? ओके, फाइन। अभी देखो इसका फोर्थ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे सपोज दो फ्लाइट है, ठीक है, सपोज दो, ये प्लेन है और ये प्लेन है, ठीक है, दो प्लेन जा रहे हैं। अर्लियर क्या होता था कि
हमें पता नहीं होता था इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास नेविगेशन नहीं होता था। मुझे इसकी एक्यूरेट पोजीशनिंग नहीं पता होती थी कि ये किस कोऑर्डिनेट पे उड़ रहा है, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट नहीं पता होती थी ये कहाँ चल रहा है। तो होता ये था ना, जनरली प्रेफर्ड क्या आता था कि इनके बीच में डिस्टेंस, टाइम का गैप बना दे, मान लो 2 आवर का 2 आवर्स का टाइम इंटरवल दे दिया, ठीक है, दोनों के बीच में। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हमें एक्यूरेट पोजीशन इनकी पता है, तो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर कि इनके बीच और इनके बीच में गैप हमने रिड्यूस कर दिया 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, क्योंकि हमें इनकी वेलोसिटी पता है कि किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है, हमने वेलोसिटी पता है, हमें इसकी एक्यूरेट पोजीशन पता है, तो एक्सीडेंट के काम चांसेस कम रहते हैं। पहले क्या होता था, हमें इनके बीच में गैप ज्यादा देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये ज्यादा स्पीड में हो, ये कम स्पीड में, दोनों कोलाइड कर जाए, क्योंकि हर किसी का फ्लाइट का एक टेरिटरी होता है, ठीक है, तो उसके अंदर में आप नहीं जा सकते, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए सेफ्टी के लिए हम 2 घंटे का इंटरवल या 1 घंटे का इंटरवल रख के चलाते थे। तो उसमें होता यह था ना कि हमारे जो नंबर ऑफ प्लेन्स होते थे पर डे वो कम हो जाते थे, जितने नंबर ऑफ प्लेन्स होते थे। तो वो उससे अब ये होता था, अगर मान लो जैसे किसी किंगफिशर की है, वो दिन में 50 प्लेन उड़ा सकता है, तो 50 नहीं होकर पहले 20 उड़ाता था वो, तो उसका रेवेन्यू कम हो जाता था, ठीक है, रेवेन्यू कम हो जाता था। अब क्या है कि 50 उड़ा लेता है उसी टाइम पे, ठीक है, तो इसीलिए उसकी रेवेन्यू बढ़ गई, ठीक है। तो ये एक फैक्टर था जो चौथे पॉइंट का मतलब है। समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो, अलोंग विद दिस सर्विसेज गगन इज डिजाइन टू प्रोवाइड गगन along with this Gagan is designed to provide the following civilian services: railway traffic services, freight management services, सर्विसेज। अब रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में समझ में आ गया कैसे, एयर ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक में कैसे, रेलवे में जो एयर में मैंने अभी बताया वो रेलवे में अप्लाई कर लो। रेलवे में ट्रेन चल रही हैं, कोलाइड ना करें, तो कैसे हम पता करेंगे ट्रेन की लोकेशन? फोन में आज देखते हो ना, वेयर इज माई ट्रेन लाइव स्टेटस, तो वो इसी के रीजन से होती है, आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं वो कि कहाँ पे चल रही है। तो उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट मिनिमाइज है, जो आपको ट्रेन की पोजीशन पता है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, स्पीड भी पता देती है ना वो, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि वो डिस्टेंस कैलकुलेट करती है, टाइम कैलकुलेट करती है, डिवाइड कर लेती है, तो आपको बता देती है। तो इन सब से क्या हुआ है कि जो एक्सीडेंट हुए हैं वो कम हो गए, ठीक है। तो रेलवे ट्रैफिक एक सर्विसेज लिखा, तो फ्रेट मैनेजमेंट सर्विसेज, फ्रेट मैनेजमेंट सर्विसेज। फ्रेट 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 मतलब वो माल वगैरह नहीं होता, जो मालगाड़ी वगैरह होती है, फ्रेट मैनेजमेंट, तो उसको बोलते हैं FREIGHT, फ्रेट मैनेजमेंट सर्विसेज। फ्रेट मैनेजमेंट, फ्रेट मतलब होता है वो मालगाड़ी वगैरह होते हैं ना, जो स्पीड पोस्ट वगैरह का सामान वगैरह नहीं भेजते हो, तो वो सारी चीजें होंगी, ठीक है, उसमें आती है। फ्रेट ट्रेन उसी को बोलते हो, मालगाड़ी वाली ट्रेनें जो होती हैं, ठीक है। तीसरा लिखो, नेशनल हाईवे रोड मैनेजमेंट। नेशनल हाईवे रोड मैनेजमेंट मतलब हो गया कि जब रोड बनता है ना, जैसे नेशनल हाईवे वगैरह, ठीक है, तो उसका कितना का, अब देखो उस रोड में क्या हुआ है, कहाँ पे डेफिशिएंसी है, कहाँ पे मान लो सही से काम नहीं हुआ है, ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी होती है, तो इसके थ्रू हो जाती है हमसे, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, समझ में आ गया इसका मतलब, सपोर्टिंग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मतलब मशीन लर्निंग, ड्राइवरलेस कार्स, ड्राइवरलेस टेस्ला की गाड़ी आई है ना, विदाउट ड्राइवर चल जाती है, ऑटो पायलट मोड पे। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बगल में लिख सकते हो अगर एक्सप्लेनेशन के लिए, कि अगर नहीं समझ में आया तो ड्राइवरलेस कार समझ में आ जाएगा, वहां पे बगल में लिख लो ड्राइवरलेस कार। उसके बाद एनिमल ट्रैकिंग, ये जो देखते हो ना कि इतने सारे हमारे पास टाइगर बचे हैं, इतने सारे ये बचे हैं, वो बचे हैं, वो इस सब का ही काम है, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीजें, ठीक है। अभी लिखो थोड़ा सा, आवर गगन सिस्टम our Gagan system
इज इंटरऑपरेबल विथ अदर कंट्री सैटेलाइट सिस्टम। ये मैंने आपको पॉइंट बताया था ना अभी, जापान के साथ अगर उसके टेरिटरी में गए, वही तो लिख लो इंटरऑपरेबल। इंटरऑपरेबल, इंटरऑपरेबल का मतलब होता है जैसे पेमेंट आप यूज करते हो फोन पे, एक देखते हो ना, एक बार कोड होता है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे फोन पे से करो, चाहे पेटीएम से करो, चाहे किसी से भी करो, तो सब में वर्क करता है वो। तो इंटरऑपरेबल का मतलब होता है कि हर किसी के सिस्टम के साथ में ये सिंक्रोनाइज हो सकता है, ठीक है, विथ अदर कंट्री सैटेलाइट सिस्टम या नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, सैटेलाइट या नेविगेशन सिस्टम बगल में लिख लो, या नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिख लिया। गगन हैज extended range of services from Africa in the west to Australia in the east। अभी देखो, अगर हम लोग, हमें इंडिया से फ्लाइट ले जानी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हमें कम्युनिकेशन की दिक्कत हुई, हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस का जो नेविगेशन सिस्टम उसके साथ कोलैब कर लेंगे, इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। आई बात समझ में कैसे काम करते हैं? चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन दिस सिस्टम इंडियन नेशनल कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन दिस सिस्टम इंडियन नेशनल कम्युनिकेशन फॉर ओशियन, information studies along with ISRO, लिखा, और ओशियन इंफॉर्मेशन स्टडीज, ये मैंने जिसका फुल फॉर्म लिखा था ना, इनकोइस, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है, हाँ इसका फुल फॉर्म है, लिख लेना, ठीक है। और हाँ, इसके साइड में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है, ये इनकॉइस जो है, ये ध्यान में रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, पूछ देगा ना, इनकॉइस इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इनकॉइस किसके अंदर में आती है? मिनिस्ट्री एंड अर्थ ऑफ साइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अलॉन्ग विथ इसरो, स्टडीज के बाद लिखा, कहां तक लिखा, इंफॉर्मेशन स्टडीज अलॉन्ग विथ इसरो हैज डिजाइन्ड अ डिवाइस known as Gemini device। known as Gemini device। Gemini means, इसका जेमिनी का फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, ठीक है, जेमिनी मीन्स गगन इनेबल्ड मैरिनर्स, हाँ, गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, दिस डिवाइस, जेमिनी के बारे में, दिस डिवाइस provide information regarding ocean forecasting and potential fishing zone। Potential fishing zone, it also provide alerts regarding boundaries।
अलर्ट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज, जो जो सवर्न बाउंड्रीज होती है ना, मैंने बताया था कि बाउंड्री वायलेट कर जाते हैं, तो हाँ हो गया, लिख लिया। चलो अभी ये गगन वाला नेविगेशन सिस्टम हमारा खत्म होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं रिमोट सेंसिंग पे, ठीक है। रिमोट सेंसिंग भी मैंने बताया था। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो अर्थ का ऑब्जर्वेशन पहले ये बताओ किस किस चीजों से कर सकते हैं हम लोग, किन किन चीजों से अर्थ की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, किस किस चीज से अर्थ को हम देख सकते हैं। सैटेलाइट है, हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं, देखते हैं कि नहीं, पैराशूट से देख सकते हैं, सारी चीजें इनसे देख सकते हैं। और क्या हो सकता है, एरोप्लेन से हाँ एरोप्लेन से देख सकते हैं, ड्रोन्स, ड्रोन से देख सकते हैं। तो ये सारे क्या है कि टूल्स हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब इसके मेथड्स होते हैं, जैसे मेथड्स में ये टूल्स हुए, उसके बाद इसमें मेथड्स होते हैं। मेथड्स में जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती है, ठीक है। मेथड्स का नाम है, डरना मत, नाम बहुत वो लग रहा है, बहुत फैंसी सा नाम है, लेकिन बहुत इमेजिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत माइन्यूट में जाके उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हम विजिबल जोन में करते हैं, ठीक है। विजिबल जो हमारा वेव होता है उसके उसमें करते हैं, विजिबल जोन में करते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी जो अर्थ स्पेक्ट्रम देखते हो, जो विजुअल रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इंफ्रारेड और विजिबल दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड ट्रेवी को हम यूज करते हैं और विजिबल को भी यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं बेसिक। अच्छा मैं समझा दूंगा इसको, अभी इसको मैं अलग से इसको डील करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का मतलब ये होता है कि चीजों को थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके देखना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखना, ठीक है। समझ में आ गया, इतना अभी समझ लो, बाकी मैं चीजें बाद में जब कराऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रडार, रडार यूज करते हैं। रडार का तो पता है, रेडियो वेव यूज होता है रडार में, ठीक है। सोनार, साउंड वेव यूज करते हैं। लिडार, लाइट वेव यूज करते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं, ठीक है। साउंड के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस किए जाते हैं। अब कैसे इनको यूज किया जाता है, जैसे सोनार है, ठीक है। तो हमें सोनार का जनरली यूज किया जाता है जो जो आपका जो मेरीन जो होता है ना, जो ओशन में आप जाते हो उसकी डेप्थ मेजर करने के लिए, ठीक है। होता ही है कि साउंड वेव को ट्रेवल करवाया जाता है नीचे, हाँ, और वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जाती है उसके बाद वो हिट करती है ग्राउंड को और फिर वापस आती है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी से वो हिट करती है और हिट करने के बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से वापस आते हैं उनको मेजर किया जाता है और उनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस देखा जाता है। उस बेसिस पे ओशन की डेप्थ मेजर की जाती है, ठीक है। समझ में आया? इतना ज्यादा इसको डीप में नहीं समझना है, बट इतना समझ लो जनरली जाके कि सोनार का काम जो होता है, या लिडार है, लिडार इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे मीडियम जो होता है, सभी आप फोन यूज करते हो, तो अभी फोन में जितने भी फोन यूज करते हो इसमें जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे मेरी आपसे फोन से बात होती है, तो अगर मैं फोन करता हूं आपको तो मेरी वॉइस जो है आपको रेडियो वेव के थ्रू प्रोपगेट होती है आपके पास में, ठीक है। उसमें वेव कौन यूज किया था, क्योंकि देखो हम मेरे यहाँ मेरा मैसेज आपको ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी एयर के थ्रू जा रही है, एयर जो है एज ए मीडियम यूज कर रहा है, बट अगर आप दूर बैठे हो, ठीक है, तो मुझे किसी भी तरह आपसे कम्युनिकेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा, वो रेडियो वेव उसको टावर तक ले जाएगी, जो टावर है वहां से फिर वो आपको ट्रांसमिट करेगा रेडियो वेव आपके फोन पे, और आप मेरी आवाज सुनोगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है रेडियो वेव का फंक्शन। जितने भी फोन जो स्पेक्ट्रम आप सुनते हो रेडियो वेव के स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स यूज किए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये है लिडार का मतलब हो गया। अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें ये है कि रेडियो वेव की जगह पे हम लाइट को यूज करेंगे, लाइट को यूज करेंगे एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो सोचो लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होगा, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी अगर हम रेडियो वेव यूज करते हैं, हमें 10 MB/s की सपोज स्पीड मिल रही है, अगर हम लाइट यूज करेंगे तो स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसका लिमिटेशंस भी है, उसका लिमिटेशंस ये है कि लाइट जो है, अब जैसे ट्रांसपेरेंट वाल है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वाल बहुत थिक आ गई तो लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन काउज करेगा। उसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई क्या, कैसे मूव ऑन करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो टूल्स के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लो, ठीक है, रिमोट सेंसिंग में, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखो ये डायग्राम बनाने का पर्पस ये है ना, फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाने का, जब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिमोट सेंसिंग के बारे में, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस डायग्राम्स, ठीक है, कि टूल्स ये होते हैं, मेथड्स ये होते हैं। अब जैसे मैंने इसमें आपको टूल्स बताया, रिमोट सेंसिंग के क्या क्या टूल्स होते हैं, सपोज यहाँ पे मैं अगर टूल्स की बात करूं तो क्या क्या टूल्स मैंने आपको बताया, पहला मैंने बताया एरोप्लेन्स, फिर क्या होता है सैटेलाइट,
फिर मैंने आपको क्या बताया, पैराशूट, बैलून्स, ड्रोन्स, फिर होते हैं आपको पैराशूट, बैलून्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक टूल होता है हेलीकॉप्टर। ये तो आप अपने मन से भी सोच के उस टाइम पे लिख सकते हो, जो जो आपको याद आया, ठीक है। तो ये टूल्स हो गए आपके, ठीक है। अब टूल्स के बाद क्या है कि इन टूल्स को सपोर्ट करने के लिए मेथड्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिडार है, रडार है, हाइसिस बोलते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम, हाइसिस। हाइपर स्पेक्ट्रल, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम, ठीक है, हाइसिस, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। डायग्राम में भी आपको शॉर्टकट ही देना है, ठीक है। इसका लिख लो, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम, इमेजिंग सिस्टम, हाइपर स्पेक्ट्रल, HYPER, हाइपर, SPECTRAL, स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। हाँ, इमेजिंग सिस्टम, HYSIS, हाइसिस। समझ में आ गया? तो ये हाइसिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सोनार है, लिडार है, फिर उसके बाद सोनार है। अब मैंने ब्रीफ में आपको इनके फंक्शन समझा दिए हैं, लिडार कैसे काम करता है, रडार कैसे काम करता है, हाइसिस क्या है, मैंने ऑब्जेक्टिव तो बता दिया ना, हाइसिस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, पहले लिख लो आप लोग आराम से। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, इमेजिंग, हाँ, इमेजिंग सिस्टम, ठीक है। ठीक है, चलो अभी ना थोड़ा सा एक काम करो, एक बार ना, अच्छा आपको, आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है? ये क्लास 9th 8th 9th वगैरह में पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिक साइंस है ये, आपका तो साइंस बैकग्राउंड है ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ, भूल जाते हैं लोग। चलो ये चीजें नोट कर ली, सारी चीजें नोट हो गई। अब देखो, अगर मान लो एग्जाम में आपको रिमोट सेंसिंग पे क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि एक साइड में एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना के साइड में एक ब्रैकेट डाल के, ठीक है, छोटा सा स्क्वायर डाल के, बॉक्स डाल के, उसमें ना आप इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। तो ये आपका जो है ना प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट इंक्रीज कर देगा। तो यही सारी चीजें होती, इसीलिए मैं हर टॉपिक पे ना आपको एक डायग्राम या एक फ्लो चार्ट आपको बता देता हूँ। सर मतलब आप कह रहे हो जैसे आंसर लिख के साइड में ड्रॉ नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा रिमोट सेंसिंग पे, मान लो क्वेश्चन ने पूछ लिया कि व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियाज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है क्या पहले, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका ये होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। उसके बाद जैसे ही वो लिखोगे, उसके बाद ये आप टूल बना देना, ठीक है, कि ये इससे होता ये है ना कि सारी चीजें आपने कॉन्साइज करके, इन्हीं चीजों को आप क्या अगर वर्ड्स में लिखोगे तो 2 पेज में लिखाएंगे, अगर वर्ड्स में लिखना चाहोगे तो ये होते हैं, ये टाइप होते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट हाँ, ऐसे फ्लो चार्ट ये बनाना ना प्रेजेंट आपके तो वर्ड्स की लिमिट को आपको कम कर देता है। जैसे अगर हुआ ना, आपको जो चीज 50 वर्ड्स में लिखनी है, इसके थ्रू आप 2 मिनट में लिख जाओगे इन चीजों को, और वहीं आप 50 वर्ड्स लिखने में आपको टाइम ज्यादा, इससे मार्क्स और अच्छे मिलते हैं। ये जब आप लिखते हो ना, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने क्रिएटिव चीजें यूज करी हैं। कोई बच्चा अगर 10 लाइन में यही चीज लिख रहा है, आपने उसको कंसाइज में इतने से वर्ड्स में उसने उसको बता दिया कि ये चीजें हैं, तो उसके लिए तो और इंप्रेसिव हो जाएगा ना कि आपने अच्छी चीजें लिखी हैं, ठीक है, कंसाइज वे में लिखी है, तो उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें थोड़ा सा देख लो, रिमोट सेंसिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें क्या है, सबसे पहले जो सबसे नीचे होती है वो रेडियो वेव होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है रेडियो वेव। अब रेडियो वेव इसमें क्या है ना, क्योंकि ये आपको कॉमनली स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम वगैरह आप जब दोगे तो ये पूछ लेते हैं। यूपीएससी में भी पहले पूछता था, बट अब नहीं पूछता है, ठीक है, अब ऐसा कोई ट्रेन नहीं, इसके एप्लीकेशन पूछते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें रेडियो वेव आ गया, ठीक है, फिर आता है माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव का काम क्या है, पहले रेडियो वेव का बताओ। रेडियो वेव का मैंने बता दिया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज होता है, ठीक है। अब माइक्रोवेव जो होती है ना, वो भी कम्युनिकेशन में यूज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फूड को आप हीट करते हो ना, अब जैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो फोन है रेडमी वगैरह के फोन आजकल मिलते हैं ना, उसमें बोलते हैं आईआर सिस्टम है। देखे होगे, फोन दबाते हो तो एसी ऑन हो जाता है, फोन से ही टीवी चैनल चेंज कर लेते हो, तो उसको जो आईआर ब्लास्टर बोलते हैं उसको। तो वो इंफ्रारेड, इसके बाद जो आती है वो इंफ्रारेड रे आती है, ठीक है। ये इसी के कारण होता है, जो आप टीवी में चैनल चेंज कर पाते हो, एसी का आप देखोगे कि उसी से फोन से ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो इंफ्रारेड रे के कारण होती है, ठीक है। उसके बाद होता है ना इसका एक और एप्लीकेशन भी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, लिख लो, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ ले, ठीक है, तो बेटर रहेगा। ये कम्युनिकेशन में होता है बेसिकली। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो ईएम स्पेक्ट्रम लिख लो शॉर्टकट में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। हाँ, तो कम्युनिकेशन रेडियो वेव जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन में इसमें जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, इसमें यूज होता है रेडियो, टीवी, मोबाइल, ठीक है। अब माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव का तो आपने सुना, माइक्रोवेव वो देखा है ना, जिसमें कि खाना गर्म करते, सैंडविच वगैरह लेने जाते हो तो गर्म करके देते हैं। तो माइक्रोवेव का काम ये होता है, फूड हीटिंग का काम होता है, ठीक है। कुछ कुछ पर्पस इसका कम्युनिकेशन में भी आता है, मेजरली नहीं, बट बहुत। कम्युनिकेशन में कैसा? कम्युनिकेशन में इसका पर्पस हायर लेवल कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। बस इतना जान लो कि बहुत कम पर्पस है, बट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे अब बहुत हायर लेवल कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन करनी होती है हमें, तो फिर इसका यूज किया जाता है। बहुत हाई लेवल की सिक्योर इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी होती है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अभी थोड़ा सा ये नोट कर लिया ना, ठीक है। माइक्रोवेव का जो है, माइक्रोवेव का फंक्शन में तो फूड हीटिंग का लिख लिया, फूड हीटिंग का, और प्लस में लिख लो कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे इंफ्रारेड रे है, ठीक है। इंफ्रारेड रे का क्या होता है कि जैसे मसल का एक्ट होता है ना, मसल पेन, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे, ठीक है, इंफ्रारेड रे। हाँ, अब इसमें मसल पेन होता है, जैसे मसल में कभी बहुत दर्द हो रहा है, तो इंफ्रारेड रे वगैरह जब जाओगे ना डॉक्टर्स के पास, तो वो देखोगे इंफ्रारेड रे यूज करके उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है ना, तो ये आपके जो बोन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको रिलैक्सिंग वो करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन देते हैं, तो रिलैक्स फील होता है उनको, ठीक है। तो मसल पेन को वो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टीवी रिमोट में, टीवी रिमोट में देखे हो वो, जो उसके ऊपर में देखोगे ना, टीवी रिमोट के ऊपर में एक इतनी सी बल्ब एलईडी टाइप की लगी रहती है, दबाते हो तो फिर उसमें सिग्नल जाता है, वो इंफ्रारेड रे ही ट्रांसमिट करता है वहां पे, इससे आपके चैनल चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हाँ, इसमें ये भी देख लो, ये थर्मल स्कैनर। थर्मल स्कैनर मतलब आपने समझा, वो जो अभी कुछ कोविड के टाइम पे ऐसे सामने रखते थे और टेम्परेचर पता चल जाता था ना डिवाइस, वो थर्मल स्कैनर, उसमें भी इंफ्रारेड रे यूज होती है, उसी के थ्रू वो डिटेक्ट करता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आ गई। और उसके बाद एक चौथा होता है नाइट विजन में, रात में क्योंकि लाइट नहीं होती है, तो इंफ्रारेड रे के थ्रू हम सिग्नल भेजते हैं, वो वहां से हमें सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उसके बेसिस पे हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो नाइट विजन में भी इसका यूज होता है, तो चौथा यूज लिख लो इसका, नाइट विजन में, या नाइट विजन ग्लास वगैरह जो बनती है उसमें इंफ्रारेड यूज होता है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, इंफ्रारेड रे के एप्लीकेशन लिख लिए। इंफ्रारेड रे के बाद क्या आता है अपना विजिबल। क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम लिख लियो ना पूरा। उसके बाद आता है विजिबल रे, ठीक है, जिसमें हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल है क्योंकि वो इस रेंज में लाई कर रही है, ठीक है, हमारी आंखें जो है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 380 नैनोमीटर, ये याद रख लेना, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी याद रखना, बाकी का नहीं भी याद रखोगे चलेगा, इसका याद रख लेना, 380 से 720 नैनोमीटर होता है। हाँ, 720 नैनोमीटर, ठीक है, ठीक है। फिर विजिबल रे। हाँ, ये विजिबल रे का 380 टू 720 नैनोमीटर, और इसका एप्लीकेशन अब पता है, कोई भी चीज हम देख पाते हो कि हमारे आईज की कैपेसिटी इतनी होती है, इस रेंज में जो भी चीजें लाई करती हैं, जो लाइट आती है, जो विजिबल रे का पोर्शन होता है वही हम देख पाते हैं। तो इंफ्रारेड रे भी प्रेजेंट सब कुछ है, लेकिन हम देख नहीं पाते उनको, ठीक है, लेकिन हम इस रेज के पोर्शन को देख पाते हैं, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो विजिबल रे इज क्लियर टू यू,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विजिबल रे के बाद आता है यूवी। यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज का क्या सिनेरियो है, अभी तुमने देखा यूवी फिल्टर आते हैं। यूवी रेज लिख ले, कोई दिक्कत देख लो एक बार क्लियरली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यूवी रेज में क्या होता है, इनका यूज होता है यूवी रेज का वाटर प्यूरिफिकेशन में। जो फिल्टर आता है ना, यूवी फिल्टर आपने सुना होगा, टीवी पैड वगैरह आता है यूवी फिल्टर का, तो उसमें इसका यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। क्योंकि ये जो होता है ना, यूवी रे का रीजन ये होता है कि ये जो इंसेक्ट वगैरह है उसको किल कर देता है, जर्म्स वगैरह को मार देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डिसइंफेक्टेंट टाइप का है, कि मतलब कोई भी आपका इन्फेक्शनस जो बैक्टीरियाज वगैरह है उसको खत्म कर देता है ये, ठीक है। तो यूवी रे, ठीक है। उसके बाद आप जो फेक नोट्स होते हैं आपने देखा होगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूवी रेस का वो होता है, यूज होता है फेक नोट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसकी वेव्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। फेक नोट्स जो होता है ना, फेक करेंसी जो होती है, फेक नोट्स, हाँ। उसके बाद बार कोड को रीड करने के लिए आपने देखे हो मॉल वगैरह में जो जाते हो, तो फटाक से वो जो कपड़े लेते हो तो उस पर दिखता है और वो उसके स्क्रीन पे आ जाती है सारी चीजें रिफ्लेक्ट होकर, उसमें भी यूवी रेस का यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे मैं इसलिए लिखा रहा ना, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन इसके पूछ लिए जाएंगे। यूपीएससी एग्जाम में भी हो सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूवी रेज इज यूज, ठीक है। स्टेट पीसीएस में तो पूछते ही हैं, हर साल पूछते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ही आपका यहाँ से एक एप्लीकेशन उठाएंगे और आपको डाल देंगे कि इसमें जो है किसका यूज, किसका नाइट विजन। मतलब ये हो गया कि जैसे रात में हमें विजिबल लाइट नहीं होती देखने के लिए, सनलाइट होती नहीं है, हमें चीजों को देखना है, ठीक है। उसमें इंफ्रारेड लाइट यूज की जाती है और उसको देखने के लिए स्पेशल ग्लासेस बने होते हैं, ठीक है। उस ग्लासेस के थ्रू इंफ्रारेड लाइट हम भेजते हैं, जो वहां से सिग्नल, जो हमारी लाइट गई, इंफ्रारेड रे गई, वहां से सिग्नल उसने अपनी फ्रीक्वेंसी से गई, और अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो जब उससे टकराएगी वो वापस आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीजें हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अभी उसके बाद है ये लिख लिया, यूवी रेस का लिख लिया। उसके बाद है दो और हैं, ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं, ठीक है, पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे। यूवी रेस के बाद है, उससे ही कंटिन्यू रखना, ठीक है। यूवी रेस के बाद है आपका एक्सरे, और दूसरा है गामा। एक्सरे का काम आपको पता है, एक्सरे तो करवाने जाते हो, ठीक है, तो उस वहां पे उसका काम होता है। दूसरा इनका काम होता है रेडिएशन थेरेपी। कैंसर जो होता है ना, कैंसर, उसको ट्रीट करने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है। होता क्या है ना, कि उसके जो आपके सेल्स होती हैं उसको डाई करने के लिए गामा रे यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें है, अब उसके बाद फूड इरिडिएशन टेक्नोलॉजी जो होती है। फूड इरिडिएशन का मतलब होता है कि अगर हमें जैसे खाना है, हमको प्रिजर्व करना है 5 दिन 10 दिन 2 महीने, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम जब सामान को, पहले क्या होता था इंडिया के पास, हम अपने, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम होता था। उसका रीजन ये था, हम प्रिजर्वेटिव मिला देते थे, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाल देते। तो होता ये था ना, जब वहां पे हम एक्सपोर्ट करते थे यूएसए के पास या यूरोपियन यूनियन के पास, तो उनके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो पता कर लेते थे कि भाई आपने इंसेक्टिसाइड्स यूज किया है, इसीलिए इस तरह से आपने फूड को प्रिजर्व किया है, ठीक है। तो उसके बाद वो हमारा एक्सपोर्ट कम कर दिए, ठीक है। तो फिर इंडिया ने सोचा कि इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स जो डिटेक्ट हो जाते तो कैसे फूड को प्रिजर्व रखा जाए। देन वी यूज दिस गामा रे, ठीक है। उससे होता यह है कि उसमें जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यूज किया तो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भेज देते हैं। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो हार्मफुल, ठीक है। गामा रे, क्योंकि रेडिएशन किसी भी तरह से हार्मफुल है हमारे लिए, बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि अभी भी हम यहाँ खड़े हैं, हम वी आर एक्सपोज टू रेडिएशन, ठीक है। बट जैसे ये है फूड रेडिएशन, उसमें हम रेडिएशन दे रहे हैं डायरेक्टली उसको, तो वो किसी ना किसी तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल है। बट वो होती है ना बात कि बहुत ज्यादा हार्म से कम ज्यादा हार्म सही है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स वगैरह लेते थे वो डायरेक्टली कैंसर काउज करते थे। इसमें है कि ये भी काउज कर सकता है बट चांसेस थोड़े कम है, बट हार्मफुल दोनों है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी दूसरा चीज ये होता है ना, अभी जैसे आपने सुना होगा हमारे शरीर में विटामिन डी होता है, ठीक है। तो विटामिन डी को जो प्रोड्यूस करता है वो यूवी रे ही करता है। इसीलिए बोला जाता है ना, अर्ली मॉर्निंग में आप जो है सो वहां पे सामने रहो, क्योंकि हमारे शरीर जो है ना, एक ही ऐसी विटामिन है जो हमारी शरीर प्रोड्यूस करती है खुद से, बाकी सारा विटामिन हम बाहर से लेते हैं। एक विटामिन डी ओनली है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उसको प्रोड्यूस यूवी रे ही करता है हमारे शरीर से, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। तो क्या करें, कंप्लीट करें आज कि आगे पढ़ना है। फिर आगे
ओके तो कल लेकिन लंबी क्लास दूंगा मैं फिर, ठीक है? कल अराउंड 2.5 आवर की रहेगी, 2 आवर्स से ऊपर, ठीक है? 1:30 है, लेकिन क्या करोगे, सर ने मुझे बोला है कि थोड़ा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? दैट्स वाई मुझे थोड़ा कल, हाँ हाँ मैं 1:30 तक आ जाऊंगा, ठीक है? उसके लिए दिक्कत नहीं। नहीं नहीं आज हो गया था, थोड़ा कुछ इश्यूज थे इसलिए लेट हो गया था, मैं घर चला गया था, दैट्स वाई। हाँ ये देखो स्पेस इसलिए भरा है, दूसरे चैप्टर्स छोटे होंगे, इसको मैं थोड़ा डिटेल में तुम लोग को बता रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको 2-3 क्लास में खत्म कर लेता, ठीक है? हो भी जाता ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग कॉन्सेप्ट जान जाओ, ठीक है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम भी रहे तो एटलीस्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने अभी एक टाइप बताया ना तुम्हें, अगर तुम्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता है, इफ यू नो दैट व्हाट आर द फीचर्स, उस बेसिस पे ना तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है? तो दैट्स व्हाई मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो, ठीक है? तो इसीलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहो, कल थोड़ी लंबी क्लास रहेगी मेरी, ठीक है? क्या सीसीटीवी कैमरा में भी होता है इंफ्रारेड से? हाँ रेडमी एम आई, हाँ फोन में भी यूज होता है यार, फोन में भी यूज होता है, सही। हाँ सीसीटीवी कैमरा में वगैरह में भी इक्विपमेंट में यूज होता है, सही है। सर क्या सोनार की फ्रीक्वेंसी सेम होती है या मेट्रो कार्ड स्कैन? हाँ बोल सकते हो, मेट्रो कार्ड स्कैनिंग, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं यार, एप्लीकेशंस तो उसके बहुत ज्यादा हैं, मतलब जितने तुम गूगल पे खोजोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मैंने ब्रॉडली कुछ कुछ एक्सप्लेनेशंस आपको बताया ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो एंड सर्च इट ऑन गूगल एंड ट्राई टू कंसोलिडेट एटलीस्ट 5 to 6 ऑप्शंस एप्लीकेशंस, सो दैट आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सको, ठीक है? इस बेसिस पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस बेसिस के क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है? चलो चलो ठीक है फिर कल। हाँ अच्छा मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, आई एम सेइंग कि कल से जो है ना कल थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, ठीक है? तो कल के लिए मैं 1:30 पे आ जाऊंगा, ठीक है? तो कल 3:30 तक रखते हैं थोड़ा, ठीक है? कल स्पेस खत्म कर लेते हैं, एनर्जी आराम से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? हो जाएगा, वो दूसरे चैप्टर छोटे हैं तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है?